10 शतरंज का खेल भाग 2। मुझे पता था, एलेक्जेंडर ने सोचा। उसने ह्यूमन लॉर्ड के साथ बैठने के बजाय कोने की सीट ले ली थी। अपने सिर को एक उल्लू की तरह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाते हुए देखने का एलेक्जेंडर का विचार नहीं था। जी हाँ, लॉर्ड नॉर्मन, काउंसिल के प्रमुख ने कहा। लॉर्ड नॉर्मन ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा, स्थिति को खुला रखने और सभी को अवसर देने से मनुष्यों की तुलना में पिशाचों को एक उच्च अवसर मिलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? काउंसिल के सदस्यों में से एक ने दबाव डाल के पूछा। हम पहले से ही 4 में से 3 वैम्पायर लॉर्ड्स के रूप में हैं और केवल एक ही मानव लॉर्ड है जो क्षेत्रों के शासन में असंतुलन पैदा कर रहे हैं, लॉर्ड नॉर्मन ने समझाया। लॉर्ड नॉर्मन सही कह रहे हैं, एलेक्जेंडर ने दूर से सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी राय दी। लॉर्ड निकोलस, जो अब से पहले परिषद पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने अचानक से अपनी भौहें उठाते हुए सवाल किया। यह स्पष्ट था कि मानव लॉर्ड नॉर्मन को दिल से नफरत करते थे, तो फिर उनका समर्थन क्यों? ये सोचकर लॉर्ड नॉर्मन भी उलझन में पड़ गया। संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है जब हम 4 क्षेत्रों के साम्राज्य की बात कर रहे हो तो। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र नॉर्मन ने कहा, हमारे पास 3 वैम्पायर लॉर्ड और सबसे अलग एक ह्यूमन लॉर्ड है। शायद हमें सिर्फ मानव लॉर्ड को निकालना चाहिए और वैम्पायर लॉर्ड को संतुलन को बनाए रखने के लिए रखना चाहिए, एलेक्जेंडर ने चालाकी से सुझाव दिया, जिससे उनमें से कुछ मुंह दबाकर हंसने लगे, लेकिन नॉर्मन गुस्से में था। नॉर्मन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लॉर्ड की उपाधि खतरे में डालो? तुम लॉर्ड बनने के योग्य नहीं हो। वे वेलेरियन लॉर्ड की ओर कदम उठाने के लिए तैयार था और जैसे ही उसकी ओर झपटा, काउंसिल प्रमुख के शब्दों ने उसे रोक दिया। हेड ने आदेश दिया, लॉर्ड नॉर्मन, कृपया बैठ जाइए, क्योंकि आप लॉर्ड्स में से एक है। हम इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कृपया आप शांत हो जाएं, इससे पहले हम आपको जाने के लिए बोले। क्या तुमने सुना नहीं उसने अभी क्या कहा? नॉर्मन ने बेसुध चेहरा बनाते हुए पूछा। लॉर्ड एलेक्जेंडर केवल अपना सुझाव दे रहा है और यहाँ के लोगों को अपने विचार रखने का हक है, इसके लिए धमकाया नहीं जाना चाहिए। काउंसिल के सदस्यों में से एक ने वैम्पायर का समर्थन करते हुए कहा, जिस पर लॉर्ड नॉर्मन नाराज से अपनी सीट पर बैठा रहा। लॉर्ड नॉर्मन ने आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष होने के लिए हमारे पास अन्य लॉर्ड्स से आधे उम्मीदवार होंगे, जबकि आपके उम्मीदवारों की गिनती एक समान रहेगी, प्रमुख ने न्यायपूर्वक कहा और मानव लॉर्ड ने विजयी स्वर में कहा। क्या अन्य लॉर्ड्स को आपत्ति है इससे? लॉर्ड नॉर्मन ने एलेक्जेंडर और निकोलस से पूछा। कोई आपत्ति नहीं, एलेक्जेंडर ने निकोलस के जवाब के बाद कहा। कोई समस्या नहीं है। हेड काउंसिल ने कहा, ठीक है, हम उम्मीदवारों का मतदान शुरू करते हैं और एक बड़ा बॉक्स कमरे में लाया गया जिस पर सबके नाम लिखे गए। महिला और पुरुष एक क्रम से नाम लिखने के लिए आए और अपनी सीटों पर वापस चले गए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसिल ने प्राप्त मतों के साथ नामों को अलग किया। एक बार काउंसिल हो जाए तो उम्मीदवार के वोट की घोषणा करेंगे और देखेंगे कि कौन है पहले 5 उम्मीदवार जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वे तय करेंगे कि कुछ ही दिनों में अगला लॉर्ड कौन होगा। कहो एलेक्जेंडर, तुमने किसको वोट दिया है? इलियट ने इमारत से बाहर निकलते ही पूछा। सेसिलिया, वही महिला जिसके पास केवल 2 वोट थे। तुम्हारा मतलब बूढ़ी महिला से है? इलियट ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, बूढ़ी औरत, एलेक्जेंडर ने गाड़ी की ओर चलते हुए जवाब दिया। आपने सेसिलिया को वोट दिया ये जानते हुए कि वह कभी नहीं जीतेगी। आप ऐसा क्यों करेंगे? इलियट ने कुछ सोचते हुए पूछा। कभी कभी शतरंज के खेल में आपको एक शून्य चाल चलनी होती है, वैम्पायर लॉर्ड एलेक्जेंडर ने गाड़ी के अंदर घुसते हुए कहा और उसके होंठ काले पड़ गए थे। उस समय जब एलेक्जेंडर काउंसिल के लिए रवाना हुआ था, कैटी हवेली में बिना सुरक्षा के थी। नौकरानियों में ज्यादातर मनुष्य शामिल थे, हालांकि आधे खून वाले वैम्पायर भी थे जो उच्च वर्ग की सेवा करते थे। हालांकि हवेली में कुछ ऐसे मेहमान भी आते थे जो राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने को महत्व देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने माता पिता के कामयाबी की सवारी करते। गिसेल उस उच्च वर्ग के वैम्पायर की बेटी में से एक थी जो लॉर्ड एलेक्जेंडर की महिला बनाना चाहती थी।
वो एलेक्जेंडर की ओर आकर्षित थी। अपने पिता की मदद से वो हवेली में रह रही थी। जब लॉर्ड चाहते थे, गिसेल उन्हें यौन सुख प्रदान करती, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। छोटी मानव लड़की कैटी, जो कुछ हफ्तों पहले आई थी, उसके लिए सिरदर्द बन गई थी। गिसेल ने लॉर्ड की आंखों में कैटी के लिए स्नेह देखा, जो उन्होंने सभा के दिन दिखाया था। वो एक छोटी बच्ची थी, जो गिसेल के लिए कभी भी खतरा बन सकती थी। वो एलेक्जेंडर की पत्नी के रूप में नाम लेने वाली थी, और वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए कोई विचार नहीं करेगी। अब जब एलेक्जेंडर वहां नहीं था, तो उसे वो सब करने का अवसर मिला, जिसका वो इतने समय से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने कैटी को हिरासत में लिया और उसे बाहर करना चाहा, और गिसेल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मर चुकी है या जीवित है। कैटी उस शेड के नीचे सूखी घास पर बैठी थी, जहां उसने एक भेड़िए जैसे प्राणी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। जब उसने महल के पीछे जंगल में कदम रखा, तो उसने वहां काम कर रहे लोगों को देखा, जो उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कैटी चुपचाप एक कोने में रहती है और उनके काम में दखल नहीं देती, तो उसका यहाँ रहना किसी को बुरा नहीं लगा। कैटी उन बगीचों की तरफ नहीं गई थी, जहां ज्यादातर एलिट वैम्पायर घूमते पाए जाते थे। कैटी ने अपनी बाहों में जिस छोटे पिल्ले को उठा रखा था, वो उसके हाथों और चेहरे को चाट रहा था, जिसे देखकर कैटी मुस्कराई। पिल्ले के फर पर भूरे और क्रीम कलर के पैच थे। कैटी पिल्ले के साथ खेलने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता नहीं चला कि कुछ वैम्पायर घोड़े के शेड से गुजरकर चले गए। हम अपनी रियासत में देख सकते हैं हम किस तरह घोड़ों को सिखाते हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे, मैडम मैग्डलीन के साथ खड़े आदमी ने कहा। ये यकीनन बहुत सुंदर है, मैडम मैग्डलीन ने उत्तर दिया। जैसे ही वे अंदर गए, मैडम मैग्डलीन की नजर कैटी पर पड़ी, जो एक पिल्ले के साथ खेल रही थी। ये वही थी जिसका इलियट ने पहली रात को अपमान किया था, जब कैटी हवेली में पहुंची थी और उसे गाय कहा था। कैटी अपने पैरों को फैलाकर बैठ गई। जैसे ही लेडी मैग्डलीन चलते हुए आगे आई, कैटी जानबूझकर उससे टकराई। कितनी असभ्य लड़की है, मैडम मैग्डलीन की मदद करते हुए आदमी ने कहा कि शायद कैटी ने जानबूझ मैडम मैग्डलीन को गिराया है। कोई बात नहीं, लेडी मैग्डलीन ने कहा। वो एक गरीब लड़की है जो ये नहीं जानती कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसी समय कैटी के हाथ में जो पिल्ला था जोर से घुर्राया और अपने दांत दिखाए। क्या ये एक भेड़िया है? पुरुष वैम्पायर के पीछे छुपते हुए पूछा। लग तो वैसे ही रहा है। भेड़िए का काटना जानलेवा होता है, और ये लड़की इसे यहां ले आई है। वो शायद एक जासूस है, मैडम मैग्डलीन के साथ खड़े शख्स ने कैटी पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा। सर, ये पिल्ला कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैडम मैग्डलीन से नजर चुराते वहां खड़े एक मजदूर ने कहा। क्या आप उस लड़की की बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस इलाके में इस तरह के एक नीच प्राणी को लाई है? मैडम मैग्डलीन ने उस मजदूर से पूछा, जिसने अपना सिर हिला दिया। हमारे पास कुछ पिल्ले हैं, बस बहुत हो गया, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इसकी सूचना अभी दी जाएगी। कैटी ने अपने हाथों में पिल्ले को लिए हुए उस आदमी को डरते हुआ देखा। वो नहीं जानती थी कि वो आदमी उस पर क्यों चिल्ला रहा था। जब कैटी और मैडम मैग्डलीन हॉल में पहुंचे तो उन्होंने अंदर हंगामा सुना। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दो वैम्पायर अपने नौकरों के साथ उनके पीछे खड़े थे, जिसमें से एक गिसेल थी। ये चोर है, गिसेल ने कैटी की ओर देखकर कहा। दूसरी वैम्पायर महिला ने कैटी की ओर कुछ कदम बढ़ाए और उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे कैटी के गाल पर एक घाव बन गया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर आप मेरा हार चुराएंगे हैं और हमें पता नहीं चलेगा? गिसेल ने अपनी आंखों को सिकुड़कर पूछा। है भगवान, बहुत अंतर है हमारे और इन इंसानों में जो गरीब हैं, लेडी मैग्डलीन ने घृणा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिल्विया, जो अभी अभी शहर से लौटी थी, उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा और उलझन में पड़ गई। क्या चल रहा है? सिल्विया ने पूछा, इससे पहले कि वो कैटी के गाल पर लाल निशान देखती। इस छोटी लड़की ने मेरा हार चुराया है, वैम्पायर ने रोते हुए कहा, और सिल्विया की भौहें फड़फड़ने लगी। माय लेडी, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। कैटी ऐसा नहीं कर सकती,
सिल्विया ने कैटी के करीब जाकर समझाया। कैटी की आंखों से आंसू बहने लगे। नेकलेस इस लड़की के कमरे में तकिया के नीचे छिपा है। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कैसे? जिसेल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा। इसके अलावा कैटी ने एक भेड़िए को शेड के अंदर रखा है। ये कहकर लेडी मैगडलीन ने आग में घी डालने का काम किया। अब तक महल के अन्य लोग ये देखने के लिए बाहर आ गए थे कि मुख्य हॉल में क्या चल रहा है। सिल्विया को ये समझ में आ गया था कि लेडी मैगडलीन और गिसेल ने निर्दोष होते हुए भी कैटी को फंसाया था। कैटी को उसकी गलती के लिए दंडित करना आवश्यक है। लेडी मैगडलीन के साथ जो आदमी नौकर था वो जोर से बोला, लेकिन सिल्विया ने उनका विरोध किया। गिसेल ने रूखी आवाज में उसको बीच में ही टोक दिया। आपको आपका स्थान पता होना चाहिए। एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। गिसेल गुस्से में बोली और बच्ची की तरफ मुड़ते हुआ कहा, कैटी ने गलती की है इसलिए उसकी सजा उसे मिलेगी। 11 प्रतिशोध भाग 1। बारिश का मौसम के खत्म होते ही ज्यादातर शक्तिशाली वैम्पायर और मनुष्यों ने वेलेरियन हवेली को छोड़ दिया था। उस वक्त लेडी मैगडलीन, गिसेल और एक व्यक्ति को हवेली में छोड़कर लॉर्ड एलेक्जेंडर काउंसिल के लिए रवाना हुए। जो हंगामा इन लोगों ने किया था, हवेली में काम करने वाले लोग मुख्य हॉल में इस दृश्य को देखने के लिए बाहर आए। ऊपरी वर्ग के वैम्पायर मानव पर आरोप लगा रहे थे और वे वहां चुपचाप खड़े देखते रहे। लॉर्ड्स और उच्च वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाले नौकरों को समाज के ताकतवर लोगों के काम में दखल न देने की हिदायत दी गई थी, खासकर वैम्पायर के काम में। जो नौकर दुर्व्यवहार करे उनको कालकोठरी में भेजने की पर्याप्त शक्ति थी या फिर किसी और के घर भेज दिए जाते थे, जो कि नुकसानदायक था। क्या पता उन नौकरों को नया मालिक पहले के मुकाबले और भी खराब मिले। कैटी वहां कमरे के बीच में खड़ी थी, अपनी पोशाक के किनारों को पकड़कर, जैसे उसे डर लग रहा हो। उसे गाल में दर्द हो रहा था। तो हम उसके साथ क्या करें? आदमी ने कैटी की ओर देखते हुए कहा। मैडम लॉरेन प्लीज। मेरा मानना है कि ये एक भूल है। कैटी की उम्र के बच्चे को नेकलेस का मूल्य नहीं पता होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सिल्विया ने निवेदन किया और अपने बगल में कैटी को बैठा लिया। इस इलाके में लोगों को देश निकला या बिना हाथों का जीवन जीने की सजा दी जाती है। लेडी मैगडलीन ने सिल्विया के शब्दों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जिसने अपनी बाहें आपस में मोड़ रखी थी। लेडी मैगडलीन की बात सुनकर सिल्विया की आंखें बड़ी हो गईं। आपके पास क्या सबूत है कि गहने कैटी ने चुराए हैं, किसी और ने नहीं चुराया? सिल्विया ने सवाल किया। डियर सिल्विया। गिसेल ने सिल्विया के बालों को पीछे किया और थोड़ा आगे बढ़ी। इतने सालों में जितनी बार भी हम यहाँ आए हैं, कभी भी हमने किसी को चुराते देखा या सुना, लेकिन इस बार नेकलेस नहीं मिल रहा है और लेडी मैगडलीन ने कैटी को एक भेड़िए के बच्चे का साथ देखा है। कौन जानता है, वो जंगली भी हो सकते हैं और इसे हमारे खिलाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें लॉर्ड एलेक्जेंडर के आने का इंतजार करना चाहिए और उन पर छोड़ देते हैं कि कौन सजा के योग्य है। सिल्विया ने प्रस्ताव दिया, लेकिन जल्द ही गिसेल का हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर गया और उसकी गर्दन दब गई, जिससे सिल्विया को सांस लेना मुश्किल होने लगी। सिल्विया, जो कि मध्यम वैम्पायर के परिवार से थी, जबकि गिसेल शुद्ध मांसाहारी वैम्पायर के परिवार से थी, जो ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली थी। क्या मैंने तुमको चुप रहने के लिए नहीं कहा? एक हानिकारक चीज का जल्दी से नाश कर देना चाहिए। लेडी लॉरेन सजा का फैसला करेगी। गिसेल ने धीरे से सिल्विया की गर्दन को छोड़ते हुए कहा। एलेक्जेंडर एक दिन बाद ही वापस आने वाला था और सिल्विया को उम्मीद थी कि वो फिर से नहीं जाएगा। समय बदल जाता है सिल्विया। हालात लोगों से वो काम कराते हैं जो वो करना नहीं चाहते। लेडी लॉरेन ने नीले पत्थरों से बने हार को पकड़े हुए जवाब दिया, जो धुंधली रोशनी में भी चमकता था। क्योंकि वो एक छोटे बच्ची है, मैं उसे मृत्यु या विकलांगता की सजा नहीं दूंगी, लेकिन कैटी को बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। 2 दिनों के लिए कैटी स्टोर रूम में रहेगी, जहां कोई रोशनी नहीं होगी या किसी का साथ नहीं मिलेगा। उसे अन्य नौकरों की तरह काम दिया जाएगा और उस दौरान कोई भी उसे भोजन या आराम नहीं देगा। यदि कोई इसके खिलाफ जाता है तो उस व्यक्ति को कैटी के साथ सजा दी जाएगी। लेडी लॉरेन ने सभी को देखते हुए निष्कर्ष निकाला। मुझे आशा है कि सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना होगा।
गिसेल ने अपनी भौहें उठाईं और सिल्विया को एक अजीब सी मुस्कान दी जो थकी हुए लग रही थी। लेडी मैग्डलीन ये सुनकर खुश हुई। अब जब इस मुद्दे पर फैसला हो गया है तो हमारे पास देखभाल करने के लिए एक भेड़िया है, जैसा कि चोर इसे यहाँ लाया था। हम इसे उसके सामने मृत्युदंड देंगे। और लेडी मैग्डलीन हवेली से कैटी के साथ अस्तबल की ओर निकल गई, जहां छोटा पिल्ला जम्हाई लेते पाया गया था। एक चाकू उस आदमी को दिया गया था जो लेडी मैग्डलीन के साथ था। वो भेड़िए को गर्दन की पिछली जगह से पकड़कर अपने आगे लाया, जबकि दूसरे हाथ में चाकू पकड़ा था। उस जीव ने उसकी पकड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उस आदमी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। कैटी ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया। एक ही झटके में उसने चाकू से भेड़िए की गर्दन पर हमला किया और वो हमेशा के लिए शांत हो गया और उसे आग में फेंक दिया। कैटी को गोदाम में डाल दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया था जब तक कि उसे कुछ काम नहीं दिया जाता। स्टोर रूम, जो महल के अन्य कमरों की तरह पुराना था, जिसे कई वर्षों से उपयोग नहीं किया गया था। कमरे की वस्तुएं धूल और अंधेरे में ढकी हुई थीं। गोबर कमरे के हर कोने में था, जिस पर काली मकड़ियों ने अपना घर बनाया था। गिसेल ने सिल्विया को कुछ समय के लिए महल से दूर रखने के लिए शहर में भेज दिया। कैटी को अकेला छोड़ दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे सुनसान कमरा उसकी सिसकियों से भर गया। युवा और भोले दिमाग वाली कैटी को भेड़िए की मौत ने प्रभावित किया। उसे लगा उसकी सजा भेड़िए को मिली सजा से ज्यादा नहीं है। अंधेरे ने कैटी के नाजुक दिल को सुकून देने के बजाय और डरा दिया था। उसे उन प्राणियों से डर लग रहा था जो नुकीले थे, और उन्होंने छोटे पिल्ले को बिना किसी पश्चाताप के मार दिया था, जिसने कैटी का साथ देने के अलावा कुछ नहीं किया था। वैम्पायर के बारे में सोचते ही एलेक्जेंडर का चेहरा उसकी आंखों के सामने चमक उठा। हालांकि एलेक्जेंडर दूसरों की तरह नुकीला था, उसने उसे बचाया था। वो उसके लिए एक शूरवीर था। कैटी तब तक रोती रही जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। जागो! किसी ने कैटी के कंधे को धीरे से धक्का देते हुए उसे नींद से जगाया। उसने अपनी मुरझाई आंखें खोली और सामने एक लड़के को देखा। वो लड़का और कोई नहीं कोरी था, जिसे वो कुछ दिन पहले रसोई में मिली थी। जल्द ही बीती घटनाओं की यादें आना शुरू हो गई और कैटी कोरी से दूर हो गई। कैटी ने जो प्रतिक्रिया दिखाई, कोरी ने उसे दुखी मन से देखा। उसने सिर्फ सुना था कि मुख्य हॉल में क्या हुआ था, लेकिन देखा नहीं था। उनमें से किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि सभी नौकरों को मेहमानों को देखने के बजाय अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया था। मैं माफी चाहता हूं जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया, कोरी ने कैटी से कहा, और सुनिश्चित किया कि किसी ने सुना न हो। कोई भी कैटी की मदद नहीं कर सकता था, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। आओ, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करने की जरूरत है। 10 साल के लड़के ने कैटी को धूल भरे मैदान से उठाते हुए देखा और कहा, हमने ये सुनिश्चित किया कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि कैटी को कम परेशानी हो। जब कैटी कमरे से बाहर निकली तो अचानक से आई रोशनी के कारण अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। कैटी को रास्ता दिखाते हुए जब कोरी ने पीछे मुड़कर के देखा तो कैटी जोर से हाँफ रही थी। इससे पहले कि कोरी कुछ कह पाता, एक गार्ड कैटी को बगीचे में ले जाने के लिए आया। कैटी को झाड़ियों और पेड़ों से सूखी टहनियों और पत्तियों को हटाने के लिए कहा गया। यह कार्य जितना आसान लग रहा था, एक आदमी को अकेले इस काम को करने में बहुत समय और मेहनत लगने वाली थी, खासकर जब सूरज डूबने वाला हो। कैटी पिछले 3 घंटों से बैग में सूखी पत्तियों रख रही थी। उसके हाथ गंदगी से भरे हुए थे और झाड़ियों से उसे कुछ खरोंचें भी आ गई थी। इस काम को करने से उसकी ड्रेस भी गंदी हो गई थी। जब उसका आधा काम हो गया तब उसे अकेले रात बिताने के लिए स्टोर रूम वापस भेज दिया गया। थोड़ी सी रात बीती, कैटी ठंडी और गंदगी से भरे फर्श पर सोई थी। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जाग जाती थी। उसके पास उसे ढकने के लिए कोई कंबल नहीं था, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, और उसके खाली पेट से आवाजें आ रही थी। अगले दिन दोपहर को कैटी ने बगीचे को फिर से साफ करते हुए सूखी पत्तियों को उठाया। कैटी थोड़ा सा डगमगाई क्योंकि वो ऊपर की मंजिल पर खिड़कियों को साफ करने के लिए जल्दी जाग गई थी। एक बार जब आप इस बगीचे का काम पूरा कर लेंगी तो आपको लेडी मैग्डलीन को उसके कमरे में मदद करनी होगी।
गिसेल ने कैटी के पीछे खड़े होकर कहा, जो गिरी हुई पत्तियों को उठा रही थी। लेडी मैग्डलीन खाली कैनवास पर चित्र बना रही थी। कैटी उसके पीछे हाथों में ग्लास पैलेट पकड़े बैठी थी। वो कमजोर और थका हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपने सिर के ऊपर पैलेट को काफी लंबे समय तक रखा था ताकि वैम्पायर महिला को पेंट लेने के लिए झुकना न पड़े। उसने एक पल के लिए चक्कर महसूस किया जिसके कारण उसकी पकड़ ग्लास पैलेट पर ढीली हो गई और उसके हाथ से फर्श पर गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। साफ संगमरमर के फर्श पर पेंट बिखरा हुआ था और ये देखकर कैटी ने तुरंत माफी मांगी। तुम किसी काम की नहीं हो। इस गंदगी को साफ करो और तुमने अभी जो पैलेट तोड़ा है उसके बदले में एक नया पैलेट लेकर लाओ। लेडी मैग्डलीन ने स्टैंड के किनारे पेंट ब्रश रखा और बाथरूम चली गई। कैटी दर्द से सिसक रही थी क्योंकि जैसे ही उसने टुकड़ा उठाया जिसकी धार तेज थी, उसकी तर्जनी में घुस गया और खून बहने लगा। कैथरीन। कैटी ने ऊपर देखा तो लॉर्ड ऑफ वलेरियन दरवाजे पर खड़े थे, जिनकी आंखों में उसे गुस्सा नजर आया। क्या लॉर्ड ऑफ वलेरियन भी उससे नाराज थे? 12 प्रतिशोध भाग 2। एलेक्जेंडर इलियट के साथ अभी हवेली पहुंचा था और अपने कमरे की ओर जाते हुए उसे संदेह हुआ तो उसने कैटी का कमरा देखने का फैसला किया। एलेक्जेंडर कमरे में कैटी की मौजूदगी महसूस नहीं कर सका। उसे ऐसा लगा कि शायद कैटी इस कमरे में सोई ही नहीं थी। एलेक्जेंडर जब कैटी के कमरे से बाहर निकला तो उसने कान में कांच के टूटने की आवाज आई। उसे लगा शायद कैटी होगी। देखने गया कि छोटी बच्ची तो वहां नहीं है। एलेक्जेंडर की जल्द ही कैटी पर नजर गई और उसकी नाजुक बॉडी पर निशान देखकर उसका खून खोल उठा। कैटी एलेक्जेंडर को देखकर खड़ी हो गई और जैसे ही एलेक्जेंडर ने कैटी ने की तरफ कदम बढ़ाया, वो थोड़ा पीछे हट गई। कैटी के इस व्यवहार ने एलेक्जेंडर को परेशान कर दिया। उसे कैटी की आंखों में डर नजर आ रहा था। तुम यहां दूसरे वैम्पायर के कमरे में क्या कर रही हो? एलेक्जेंडर ने उसे देखते हुए पूछा, जिस पर कैटी ने भी उसे घूरा। कैटी के हाथों में लगे खून को सूंघते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, तुम्हारी उंगली से खून बह रहा है। तुम टूटे हुए कांच को उठाते हुए क्या सोच रही थी? एलेक्जेंडर ने कैटी की उंगली को अपने मुंह से साफ किया। जल्द ही कैटी डगमगाने लगी क्योंकि वो होश खो बैठी थी और एलेक्जेंडर ने उसे अपने हाथों से सहारा दिया। एलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि कैटी हवेली के इस हिस्से में क्या कर रही थी जो मेहमानों के लिए था। तभी उन्होंने लेडी मैग्डलीन को बोलते हुए सुना। लेडी मैग्डलीन ने बाथरूम से कमरे में जाते हुए पूछा, क्या तुमने उस मंजिल का काम अभी तक नहीं किया है? ओह माय लॉर्ड एलेक्जेंडर, लेडी मैग्डलीन ने हैरान होकर पूछा। एलेक्जेंडर ने पहले लेडी मैग्डलीन को देखा और फिर कैटी को जो एलेक्जेंडर की बाहों में बेहोश पड़ी थी, उसे देखा। मैं आपको बाद में चैम्बर रूम में मिलता हूं, लेडी मैग्डलीन, एलेक्जेंडर ने कहा और एक और शब्द कहे बिना बाहर चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने कैटी को बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर पर कंबल डाल दिया। उसने सोचा कि कैटी यहां सुरक्षित रहेगी और उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया। रास्ते में एलेक्जेंडर की मुलाकात इलियट और सिल्विया से हुई। सिल्विया चिंतित दिखी और एलेक्जेंडर से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन एलेक्जेंडर ने पहले कुछ कहा। सिल्विया, मेरे कमरे में जाओ और जैसे ही कैटी जाग जाए उसे मेरे पास ले आना। एलेक्जेंडर ने सीढ़ियों से नीचे चलते हुए इलियट से कहा कि वो सब लोगों को 1 घंटे में कक्ष में इकट्ठा करें। चैम्बर में जो कमरा था वो एलेक्जेंडर के दादा व्लाद ने इसे हवेली में बनवाया था, जिसका इस्तेमाल हवेली के अंदर या बाहर काम करने वाले लोगों के पूरे समूह को आदेश देने के लिए किया जाता था या दुराचार होने पर सजा की चर्चा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कक्ष में घूमते हुए एलेक्जेंडर सिंहासन पर बैठा जब 4 शक्तिशाली वैम्पायर और उनके नौकर चैम्बर के कोने में आकर खड़े हो गए। गिसेल, लोरेन, मैग्डलीन और बूढ़े व्यक्ति ने वेलेरियन लॉर्ड की ओर देखा, जिनकी आंखें गहरी सोच में बंद थीं। सिल्विया कैटी के साथ भीड़ में खड़ी, जबकि इलियट बगल में खड़ा था जहां एलेक्जेंडर बैठा था और उसने चैम्बर में सबका ध्यान खींचने के लिए ताली बजाई और कमरे में शोर सन्नाटा में बदल गया। जब एलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली तो वे गहरे लाल रंग की थी। लड़की को आगे लाओ, एलेक्जेंडर ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा जहां कैटी खड़ी थी। एक गार्डमैन उसे सामने लाने के लिए आगे आया, जहां और 4 वैम्पायर खड़े थे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरी गैरहाजिरी में क्या हुआ था?
थर्ड इन कमांड ने सिल्विया को अपने ही कमरे में क्यों बंधा हुआ पाया? एलेक्जेंडर ने मुस्कान देते हुए सभा में आए हुए लोगों से पूछा। क्या कोई बता सकता है? गिसेल को उम्मीद नहीं थी एलेक्जेंडर इतनी जल्दी लौट आएगा। सूरज के डूबते ही गिसेल ने वेलेरियन साम्राज्य छोड़ने की योजना बनाई थी। जितने समय वो यहाँ रही उसे बहुत आनंद आया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। गिसेल को एहसास हुआ कि अगर उसने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा तो मुसीबत में फंस सकती है। लॉर्ड ऑफ वेलेरियन, क्या मैं कुछ कहूं? ये जो छोटी लड़की है, इसने मैडम लॉरेन का हार चुराया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया। गिसेल ने मीठी आवाज के साथ बोलना शुरू किया। क्या यह सच है? एलेक्जेंडर ने कैटी से पूछा और उसने अपना सिर हिला दिया। कैटी झूठ बोल रही है। नेकलेस हमें कैटी के कमरे में मिला था। मैडम लॉरेन ने गिसेल का पक्ष लेते हुए कहा। सर, क्या मैं कुछ कहूं? कैटी इस हवेली में पागल भेड़िया लाई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भेड़िए किसी के भी दोस्त नहीं होते और भगवान ही जानता है कि कैटी ने उस भेड़िए के साथ क्या करने की योजना बनाई थी। लेडी मैग्डलीन ने कहा। वेलेरियन लॉर्ड ने सबको कुछ सोचते हुए देखा और उसकी आंखें चौथे आदमी पर गईं। क्या आपके पास कुछ कहने के लिए है, सर? इलियट ने उस आदमी से पूछा। मैंने कैटी के साथ भेड़िए को देखा जब मैं लेडी मैग्डलीन के साथ घोड़े के अस्तबल की तरफ गया था। आदमी ने घबराकर जवाब दिया। क्या ऐसा है? एलेक्जेंडर ने झुकते हुए पूछा। छोटी लड़की को थप्पड़ मारना और सजा देना बिना किसी सबूत के कानून तोड़ना माना जाएगा। अगर हम भेड़िए की बात करें, उसे मैं यहाँ लाया था, एलेक्जेंडर ने कहा, जिसे सुनकर बूढ़ी वैम्पायर की आंखें बड़े हो गई। क्या? लेडी मैग्डलीन ने पूछा। तुमने सही सुना। शायद तुम लोग भूल गए हो कैटी मेरी मेहमान है। तो आइए देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। एलेक्जेंडर ने उसके होठों पर एक मुस्कुराहट के देते हुए अपनी बात की पुष्टि की। बिना किसी सबूत के एक इंसान को थप्पड़ मारना, उसे भूखा रखना, जानवर को मारना और आखिरी में कमांडर्स में से एक को बांधना। क्या मैंने सही कहा? एलेक्जेंडर ने सबसे पूछा, जिसे सुनकर वो सब डरे हुए लग रहे थे। हाँ हाँ, कमरे में आवाज गूंजी। गिसेल अपने गुस्से और नफरत रोक नहीं पाई और उसने एलेक्जेंडर से पूछा, उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता कैसा है? गिसेल का छुपा हुआ स्वभाव अब सामने आने लगा था। वो एक दयनीय इंसान है जिसके पास शुद्ध रक्त की एक बूंद भी नहीं है, फिर भी कैटी के साथ समान व्यवहार क्यों किया जाता है? लॉर्ड एलेक्जेंडर, आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आप हमारे ऊपर एक मानव को रख रहे हैं जिसमें हमारे जैसा रक्त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जब पूरा साम्राज्य इस बारे में सुनेगा तो क्या होगा? जब वैम्पायर इसके बारे में सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? लेडी मैग्डलीन ने धमकी देते हुए कहा। कैथरीन, यहां आओ। एलेक्जेंडर ने उसे बुलाया और कैटी ने अपना हाथ उसके हाथों में दिया और उसके पास आई। बिना समय बर्बाद किए उसने कैटी की गर्दन के नरम मांस को काट लिया, जिससे कैटी ने दर्द के कारण अपने होंठ को दबा लिया। जब उसने मांस को खींच लिया तो चैम्बर में लोग कैटी की गर्दन पर बने निशान को देखकर हांफने लगे और एलेक्जेंडर बोला, मुझे यकीन है कि अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सिल्विया ने कैटी को उसके कमरे में वापस भेज दिया। उनके बाहर जाते ही एलेक्जेंडर ने आदेश दिया, आपने जो किया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार आप जो बोते हैं वही पाते हैं, उसने सुझाव देते हुए गिसेल से पूछा। क्या ये सही नहीं है? इलियट ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए लेडी मैग्डलीन की आंखों में देखाकर कहा, मैंने सुना है कि कैसे वे हाथों को काटते हैं या उन्हें सजा देते हैं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। मैं माफी चाहती हूं, मैंने बताया कि कैटी ने हार चुराया था। लेडी लॉरेन ने उत्तेजित होकर कहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सजा दे दी गई है। लेडी लॉरेन और उस शख्स के खिताब छीन लिए जाएंगे, जबकि लेडी मैग्डलीन भी उस खिताब और हाथों को खो देंगी जिन पर उन्हें नाज है। मेरी प्यारी गिसेल, हम सबको आप बहुत याद आएगी। जितना समय आपके साथ गुजरा बहुत ही मजेदार था। गार्ड देशद्रोह के लिए उसकी फांसी की तैयारी करते हैं। एलेक्जेंडर ने उठने से पहले अपना फैसला सुनाया और इलियट के साथ बाहर चला गया। इलियट ने एलेक्जेंडर पूछा, जब वे दोनों अकेले महल के आंगन में खड़े थे,
क्या आप जानते हैं कि आपके काटने से कैटी को क्या हुआ है? उसने गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए एलेक्जेंडर को घूरा। मुझे पता है, एलेक्जेंडर ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए कहा। एक वैम्पायर की दुनिया में चिन्हों के विभिन्न रूप थे। इसमें से एक मास्टर और सर बॉन्ड के रूप में है, दूसरा कबीले से संबंधित है। एक निशान और भी है जो एक आत्मबंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जहां वैम्पायर व्यक्ति को अपने साथी के रूप में देखता है। ये सच है कि एक वैम्पायर के सामने एक मानव का जीवन कुछ भी नहीं था, और भले ही वो इसे स्वीकार नहीं करें। एलेक्जेंडर के मन में कैटी के लिए एक अलग जगह बन गई थी, बिल्कुल एक छोटे जानवर की तरह। स्थिति से बचने के लिए एलेक्जेंडर पूरी भीड़ के सामने कैटी को काटा, जिससे एक निशान पड़ गया जो एक आत्मबंधन की तरह दिखता था। दूसरों को ये विश्वास हो जाए कि एलेक्जेंडर से सच में कैटी को नुकसान किया है, जो कि वास्तव में नहीं है। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो कैटी का हिस्सा है। 13 समय भाग 1। अगले दिन शहर में गिसेल को वेलेरियन के लोगों के सामने फांसी की सजा दी और लेडी मैग्डलीन अपने दोनों हाथ खो बैठी थी। किसी को नहीं पता था कि चैम्बर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अन्य दो वैम्पायर के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों नजर नहीं आ रही थी। एक वैम्पायर अपने अंगों को फिर से हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक पूर्ण सजा थी जो सबको ये याद दिलाएगी कि कभी भी लॉर्ड ऑफ वेलेरियन के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। सजा होते ही भीड़ में हड़कंप मच गई। महल में जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, और सब लोग बहुत उत्सुक थे कि लॉर्ड ने किसे चुना है, एक इंसान को या फिर उच्च श्रेणी की शुद्ध खून वाली वैम्पायर महिला को। एलेक्जेंडर के काटने से कैटी के गले पर एक निशान बन गया था, लेकिन सुबह होने से पहले निशान गायब हो गया। महल के नौकर जो निशान देखने के लिए उत्सुक थे, उन्हें कैटी की गर्दन पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि लॉर्ड ने शायद सबको बेवकूफ बनाया था। एलेक्जेंडर को काउंसिल से वापस आने में 3 महीने से अधिक समय हो गया था। उन 3 महीनों में लॉर्ड नॉर्मन ने लॉर्ड ऑफ वेलेरियन को ज्यादा चालक और शक्तिशाली दिखाने की योजना बनाई, भले ही इसका मतलब कुछ नहीं हो। नॉर्मन के एक आदमी ने उसे चमड़े का कागज देते हुए कहा, लॉर्ड, हमें जानकारी मिली है कि महल में मनुष्य रहते हैं। ये देखकर नॉर्मन मुस्कराया। कितना अच्छा हुआ। हमारे महल में मनुष्यों के साथ इस तरह के व्यवहार हो, यही तो हम चाहते थे। काउंसिल तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, लॉर्ड नॉर्मन ने कागज वापस देते हुए कहा। लॉर्ड नॉर्मन अपने आप को सबसे बेहतर मानता था। उसने हंसते हुआ कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि काउंसिल उसका क्या फैसला करेंगी। वेलेरियन साम्राज्य में कैथरीन सिल्विया के साथ घास के मैदान पर चलने लगी और इलियट और एलेक्जेंडर उनके पीछे चले लगे। महल के पीछे वाले जंगल के बगल में घास का मैदान स्थित था। साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा घास और फूलों से ढका था। जब कैटी ने अपनी मां के बारे बात करना शुरू किया तो सिल्विया ने उसे देखा और उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट को वापस आते देखा। हालांकि कैटी महल में कुछ वैम्पायर से हार गई थी, लेकिन लॉर्ड ने कैटी पर भरोसा जताया था। कैटी की नज़र में एलेक्जेंडर एक हीरो था, एक रक्षक। क्या आप कैटी को अन्य बच्चों की तरह स्कूल भेजने की योजना बना रहे हैं? सिल्विया ने एलेक्जेंडर से पूछा कि जब वो टोकरी से कुछ खाने के लिए बैठे जो उन्होंने महल में तैयार करवाया था। मैंने कैटी के लिए महल में एक शिक्षक की व्यवस्था की है। ये भविष्य में होने वाली किसी भी खराब परिस्थितियों से उसे बचाएगा। एलेक्जेंडर ने सीधे बोतल से शराब पीते हुए जवाब दिया। इलियट ने सिल्विया को फल खाते हुए देखा और कहा, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो वैम्पायर हो या इंसान हो, कुछ तो ऐसे भी हैं जो शैतान के बहुत प्रिय है। सिल्विया ने अपनी राय देते हुए कहा, कैटी की एक परछाई की तरह रक्षा करना हमेशा ठीक नहीं होगा, उसे चीजों का अनुभव खुद करना होगा। मुझे लगता है कि आपको कैटी को स्कूल जाने देना चाहिए ताकि वो उसकी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल जाए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं टहलने जा रहा हूं। एलेक्जेंडर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा और जंगल की ओर चला गया, जिसे सुनकर सिल्विया और इलियट ने एक दूसरे को देखा। जब एलेक्जेंडर वापस आया तो उसकी बाहों में एक छोटा भेड़िया था। ये देख कैटी भेड़िया को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ी। आराम से। एलेक्जेंडर ने कैटी को ग्रे और सफेद दाग वाले भेड़िया को आराम से पकड़ने के लिए कहा। यह भेड़िया आपका ही है।
सुनकर कैटी ने एलेक्जेंडर को ऊपर देखा। यह मेरा है? कैटी ने नरम आवाज में पूछा। हाँ, तुम्हारा है, एलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखते हुए कहा। कैटी ने धीमी आवाज में धन्यवाद कहा। मैं जानता था कि तुम्हारी उस खोखली छाती में भी दिल है। इलियट ने कैटी की बाहों में उस जानवर को प्यार करने के लिए झुकते हुए कहा। अगली सुबह शिक्षक कैटी को उसकी उम्र के और 5 बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए महल आया। सिल्विया की बात को ध्यान हुए एलेक्जेंडर ने इस बात पर ध्यान दिया कि कैटी को अकेलापन महसूस न हो और वो अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाई करें। एक दिन देर रात को जब एलेक्जेंडर ने कैटी को मेज पर बैठकर किताब में कुछ लिखते हुए देखा तो एलेक्जेंडर ने किताब में झांककर पढ़ा जहां कैटी ने शब्द लिखे थे। एलेक्जेंडर ने पूछा, क्या तुम्हें अभी सोना नहीं चाहिए? कैटी अचानक से एलेक्जेंडर को देखकर चौंक गई। अपनी किताब की ओर दुखी मन से देखते हुए कैटी ने एलेक्जेंडर से कहा, मेरी लिखावट एलेक्स। कैटी ने अपने अन्य साथियों की सुंदर लेखन को देखा था और कितनी भी कोशिश कर ले उसकी राइटिंग में हमेशा ही गड़बड़ हो जाती थी। मुझे अपना हाथ इधर दो। कैटी हाथ में पेंसिल पकड़े हुए थी जिसे एलेक्जेंडर ने पकड़ लिया। उसने उसका हाथ पकड़कर लिखना सिखाया। तुमको इसके बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत वक्त है सीखने के लिए। जल्दबाजी नहीं करो, अब सो जाओ। एलेक्जेंडर दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। एलेक्जेंडर कुछ क्षण के लिए कैटी के कमरे के बाहर खड़ा रहा और जब उसने कमरे से क्लिक की आवाज सुनी जिसने उसे संकेत दिया कि कैटी ने लाइट बंद कर दी है, यह सोचते हुए उसने राहत की सांस ली। वो अपने कमरे में चला गया। उसने सोचा 2 दिनों में चीजें बदल जाएंगी। जैसा कि एलेक्जेंडर ने सोचा था, 2 दिन बाद काउंसिल के 2 सदस्य वेलेरियन महल में लॉर्ड एलेक्जेंडर से मिलने आए। सर, काउंसिल से आपको मिलने के लिए कोई आया है, नौकर ने एलेक्जेंडर को सूचना दी। उन्हें अंदर आने दें। एलेक्जेंडर ने उस आदमी को आदेश दिया जिसने अपने सिर को काउंसिल के सदस्यों को अंदर आने के लिए झुकाया। दरवाजा खुला तो मैथियस, केलेन और हेड काउंसिल का राइट हैंड लियोनेल सामने खड़े थे। लियोनेल एक लंबा और बेहद दुबला वैम्पायर था। उसकी भूरे रंग की दाढ़ी और आंखों के चारों ओर झुर्रियां थीं। जब भी इंसाफ की बात होती है तो लियोनेल अपने सख्त बर्ताव के लिए जाना जाता है और छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज नहीं करता था। लियोनेल ने एलेक्जेंडर के सामने वाली सीट लेते हुए कहा, हम आपको बताए बिना परेशान करने आ गए। ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। मैं आपके आने की जल्द ही उम्मीद कर रहा था, एलेक्जेंडर ने कहा, जिसे सुनकर लियोनेल शांत हो गया। तब आप जान गए होंगे हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, लियोनेल ने स्पष्ट किया, जिस पर एलेक्जेंडर मुस्कुरा दिया। एलेक्जेंडर ये बात जानता था ह्यूमन लॉर्ड ने वेलेरियन एम्पायर में एक जासूस को जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। उन्होंने जो कुछ भी साम्राज्य में हो रहा था उस बात की जानकारी से अपने आप को सचेत रखा। यदि पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करेगा तो वो मूर्ख होगा। उन्हें पता था कि जो हुआ था उस पर कार्रवाई करने के लिए काउंसिल अपना काम कर रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि परिषद के अंदर उनका खुद का एक आदमी था। भले ही ये एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन लॉर्ड नॉर्मन ने विस्तृत रूप से वर्णन किया। 14 समय भाग 2। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हम दोनों एक ही तरह सोचते हैं, क्या तुम मुझे विस्तार से समझा सकते हो? एलेक्जेंडर ने शांत रूप से उन पुरुषों को देखा जो उसके सामने बैठे थे। लॉर्ड एलेक्जेंडर, ये उस छोटी लड़की के बारे में है जो आपके महल में रह रही है। केलेन ने बोलना शुरू किया। जितना हमें पता चला है वो एक इंसान है जिसे आपने कुछ महीने पहले गांव में हुए हमले से बचाया था जो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र की सीमा के बीच स्थित है। मैंने सही कहा ना? वेलेरियन लॉर्ड ने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, वो उस हमले से एकमात्र जीवित बची थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉर्ड नॉर्मन के कुछ गैर जिम्मेदार आदमियों ने कुछ महीने पहले कुछ वैम्पायर को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से वहां रह रहे कई परिवारों ने अपनी जगह बदल ली है। ऐसा है क्या? लियोनेल ने अपनी भूरी आंखों से केलेन को देखा, जिसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। उन लोगों की बात सुनकर एलेक्जेंडर ने अपनी मेज पर एक छोटा बटन दबाया और पूछा, क्या उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की है? मैथियस ने दिल से बात कही।
सर, इस मामले को सबूतों की कमी होने की वजह से दबा दिया गया और गैरकानूनी घोषित किया था। ये वो समय था जब हेड काउंसिल और आप लॉर्ड हर्बर्ट से मिलने गए थे। उसने कहा, इस मामले पर फिर से गौर करेंगे जब हम वापस यहाँ इकट्ठा होंगे। हम यहाँ इस बारे में बात करने नहीं आए कि गांव पर हमला किसने किया है। लियोनेल ने फिर से उस मामले के बारे में बात की। हमें बताया गया है कि मानव लड़की को वैम्पायर ने 2 दिन तक खाना नहीं दिया और बुरा व्यवहार किया था, जिन्हें आप जानते हैं। आपने लड़की को उसकी सहमति के बिना चिन्हित किया था। क्या आप इसके परिणाम जानते हैं? क्या आप सजा के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन फैसला तो हो गया है। वेलेरियन साम्राज्य के लॉर्ड होने के नाते मुझे उन कानूनों के बारे में पता है जो बनाए गए हैं। एलेक्जेंडर ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, और जिस निशान के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि मैंने उसे चिन्हित किया है? एलेक्जेंडर ने लियोनेल से पूछा। लियोनेल ने दृढ़ता से कहा, इसके लिए हमें कैटी की गर्दन देखने की जरूरत होगी। बेशक, एलेक्जेंडर ने जवाब दिया और उसी समय दरवाजा खोला, जहां कैटी महल के एक गार्ड के साथ खड़ी थी। एलेक्स, कैटी की आवाज कमरे के उस कोने तक गई जहां एलेक्जेंडर बैठा था। केलेन ने पूछा, ये लड़की है? नहीं, मैंने असली इंसान को दूसरे के साथ बदल दिया है, एलेक्जेंडर ने भावनाहीन होकर कहा, और नए काउंसिल के सदस्य को कुछ सेकंड के लिए लगा कि लॉर्ड कमेंट कर रहे हैं। हम इसके गले पर कोई निशान नहीं है। लियोनेल ने कैटी की गर्दन को ध्यान से देखते हुए कहा, जैसा कि वो एक युवा मानव है, इसका वैम्पायर के साथ रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए मुख्य काउंसिल ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि कैटी अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर रहे जो मिथवेड में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस फैसले पर हमारा साथ देंगे। रिश्तेदार? एलेक्जेंडर ने उत्सुकता से पूछा। कैटी के पिता का भाई अपने परिवार के साथ मिथवेड में रहता है और उन्होंने काउंसिल को एक पत्र भेजा था जिसमें पूछा गया था कि क्या हमले के दौरान कोई बच है। मुझे यकीन है कि कैटी वहां सुरक्षित रहेगी और उसके पास कोई होगा जिसे वो अपना परिवार समझेगी। लियोनेल ने पहले कैटी को देखते हुए और फिर एलेक्जेंडर की प्रतिक्रिया को देखते हुए कहा। लियोनेल को नहीं पता था कि वेलेरियन लॉर्ड उसके फैसले का पालन करेंगे या नहीं। कुछ सेकंड के बाद एलेक्जेंडर ने कहा, आप कैटी को कब लेकर जाएंगे? जिसे सुनकर एल्डर काउंसिल सदस्य ने राहत की सांस ली। लियोनेल अपनी जगह से उठा और कहा, हम आज ही जाएंगे, जैसे ही कैटी का सारा सामान बंध जाएगा। ठीक है, मैं किसी से इसे जल्दी पूरा करने के लिए कहता हूं। एलेक्जेंडर ने अन्य लोगों के साथ बाहर घूमते हुए कहा और सिल्विया से कहा कि कैटी को पैकिंग करने में किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी मदद करें। जब कैटी के कपड़े और अन्य चीजें पैक हो रही थीं, एलेक्जेंडर मैथियस से कुछ बात करने के लिए अपने साथ सैर पर ले गया। मैथियस ने धीरे स्वर में बात करते हुए एलेक्जेंडर से कहा, जैसा कि आप चाहते थे कि लॉर्ड नॉर्मन का खिताब छीन लिया जाए, मैंने हेड रूबेन को इसके बारे में जानकारी दे दी है। इसमें कितना समय लगेगा? एलेक्जेंडर ने लियोनेल से पूछा, जो महल के गार्ड से कैटी के गर्दन के निशान से संबंधित जानकारी लेने के लिए बात करा रहा था। जिसे सुनकर एलेक्जेंडर ने अपने होठों को हल्का सा दबा लिया। शायद 1 महीना, मैथियस ने अपने होठों को साफ करते हुए जवाब दिया। आपका काउंसिल कितना धीरे काम करता है, क्या आप जानते हैं? एलेक्जेंडर सवाल करते हुए चला गया, जहां काउंसिल के 2 और सदस्य भी खड़े थे। कैटी वहां सुरक्षित रहेगी ना? एलेक्जेंडर ने गंभीरता से पूछा। कौन वो लड़की? जी हाँ, मैंने सारी व्यवस्था ऐसे की है कि कैटी वहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसके परिवार की पूरी जानकारी हमने हासिल की है और मुझे यकीन है कि वो कैटी की अच्छी देखभाल करेंगे। मैथियस ने सीढ़ियां उतरते हुआ कहा, जबकि एलेक्जेंडर ऊपर ही खड़ा रहा। मुझे आशा है कि उसका परिवार उसे अच्छे से रखेगा और तुम्हारे लिए भी ये अच्छा होगा, एलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर काउंसिल का सदस्य असहजता से मुस्कुराया। जब एलेक्जेंडर कमरे में कैटी की जांच करने के लिए गया तो उसने उसे उस भेड़िया के साथ फर्श पर बैठा पाया जो उसने उसे दिया था। कमरे में पैरों की आहट सुनकर कैटी ने लॉर्ड एलेक्जेंडर को देखने के लिए सिर ऊपर किया। उसकी आंखों का रिम थोड़ा लाल रंग में बदल गया था,
जिससे ये संकेत मिला कि वो रो चुकी थी। एलेक्जेंडर ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, उसके बराबर बैठ गया और कैटी की बात सुनी। मुझे डर लग रहा है। जैसे ही कैटी महल छोड़कर जाएगी, एलेक्जेंडर नौकर से कहकर भेड़िए को सुरक्षित घोड़े के अस्तबल में रखने के लिए कहेगा। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? कैटी ने एलेक्जेंडर से नजर चुराते हुए पूछा। बेशक। एलेक्जेंडर ने गले में पहनी हुई चैन जिस पर क्रॉस लगा था, कैटी के गले में पहना दी। अगर अभी नहीं तो कुछ समय बाद मैं इसको लेने आऊंगा। इसका ख्याल रखना तब तक। एलेक्जेंडर ने वादा करते हुए कैटी को गले लगाया और काउंसिल के सदस्यों के साथ प्रस्थान करने से पहले उसे अलविदा कहा। इलियट, जो इतने समय शांत था, उसने एलेक्जेंडर से पूछा, जब आप कैटी से कह रहे थे कि आप उससे मिलने जाएंगे, आप किस प्रसंग में कह रहे थे? दिन और हफ्ते, वर्षों? महल के अंदर वापस जाते हुए एलेक्जेंडर ने जवाब दिया, उसे अभी एक सामान्य जीवन जीने की जरूरत है। मैंने किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। जैसा सोचा था, इलियट ने बड़बड़ाया। इसके अलावा हमारे पास 4 साम्राज्यों के बारे में बात करने के लिए मामले हैं। कैटी के यहां होने से कुछ नहीं होने वाला, बस ये एक व्याकुलता है और मैं कैटी को इन सब में नहीं खींचना चाहता। एलेक्जेंडर ने इलियट को समझते हुए कहा। कैथरीन ने गाड़ी में बैठे हुए पिछली खिड़की से महल को देखा, जब तक कि महल पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गया। अपने रिश्तेदार के घर पहुंची तो उसके चाचा डेसमंड वेल्चर और चाची सैली वेल्चर के साथ उनके 13 वर्षीय बेटे राल्फ ने कैटी का स्वागत किया। अपने छोटे भाई को खोने के बाद डेसमंड और उसका परिवार ने कैटी को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। जितनी आमदनी घर में आती थी, उसमें उनका हफ्ते का गुजरा मुश्किल से ही हुआ, लेकिन उनका परिवार खुशहाल था, उन लोगों से अलग जो पर्याप्त आमदनी होने के बावजूद खुश नहीं रहते। साम्राज्य में दिन से हफ्ते और हफ्तों से साल बीत गए, मौसम बदले और इस तरह 12 साल बीत गए। उस समय के दौरान एलेक्जेंडर शुरुआत में लगातार 2 वर्षों तक कैटी से मिलने गया, लेकिन उसके बाद जाना बंद कर दिया। कैटी हर साल एलेक्जेंडर का इंतजार करती क्योंकि उसने वादा किया था कि वो अपनी चैन लेने वापस आएगा। लेकिन समय मुश्किल है, यादें केवल अपनी खुशबू को पीछे छोड़ जाती है। 15 सर्दियों का जश्न भाग 1। वर्ष 1847। अलमारी को साफ करने के लिए कैटी स्टूल पर अपने पैर की उंगलियों से खुद को संतुलित करके खड़ी थी। कैटी, चाची सैली ने कैथरीन को देखते हुए कहा, जो पुराने हिलते हुए स्टूल पर खड़ी थी। कितनी बार तुमको समझाना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं खड़ा होना है? और कैटी से पूछा कि राल्फ कहाँ है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप मेरी चिंता न करें और मेरा काम लगभग खत्म हो गया है। कैटी स्टूल से नीचे उतरते हुए बोली और अपने दोनों हाथ साफ करते हुए कहा। शायद राल्फ थोड़ा आराम करने के लिए कह रहा था। जिसे सुनकर एल्डर लेडी चिल्लाई, क्या वो वेल्मा से मिलने गया है? कैटी ने जमीन से बाल्टी उठाने के लिए अपने कंधों को झुकाया। उसकी चाची सैली ने आज कैटी और उसके बेटे राल्फ की मदद से घर को साफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन राल्फ हमेशा की तरह काम से भाग गया था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास तुम हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करती? चाची ने कैटी को कहा, जिसे सुनकर कैटी मुस्कुराई। अंकल डेसमंड और राल्फ ने आपको परेशान कर दिया होगा। सही कहा। चाची ने कैटी की हाँ में हाँ मिलते हुए तेजी से अपना सिर हिलाया, जबकि कैटी ने अपनी बाह को चाची की बाहों में दिया और कहा, आओ, मैंने गर्म मीठे बंस खाने के लिए बेक किए हैं। साल बीतने के साथ कैथरीन एक सुंदर लड़की के रूप में बड़ी हुई थी। उसके काले बाल उसकी कमर के ठीक ऊपर थे, अभी जिसका उसने जुड़ा बना रखा था। कैटी दयालु और एक सौम्य लड़की थी, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी चाची को बहुत चिंता होती थी। जब वो छोटी थी तब से वेल्चर ने उसे प्यार किया था और उसकी रक्षा भी की थी। उन्होंने कैटी को हर नुकसान से बचाया था और हमेशा परिवार की तरह मदद भी की थी। कैटी जैसे जैसे बड़ी हुई, उसको अपने रिश्तेदारों से सहारा मिला, लेकिन कुछ और लोग भी थे जो उसकी भलाई के बारे में सोचते थे, जिसमें पूर्व और पश्चिम के 2 लॉर्ड शामिल थे। कैटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और अपने हाथ में गर्म रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि अपने मुंह में अच्छे से डाल सके। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और उसकी चाची देखने के लिए गई। डियर एनाबेले,
कितना समय हो गया जब तुम आखिरी बार यहाँ कब आई थीं? चलो अंदर आओ, उसकी चाची ने कहा और एनाबेले ने उनका अभिवादन किया। बोलो मिसेज वेल्चर, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं कैटी को कुछ मिनटों के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? एनाबेले ने कैटी की ओर देखते हुए कहा। कुछ भी गंभीर या परेशान करने वाली बात नहीं है, मैं वादा करती हूँ। एनाबेले ने मिसेज वेल्चर के चिंतित भाव को देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन देर मत करना, मिसेस वेल्चर ने कहा, जिसे सुनकर कैटी ने अपना सिर हिलाया और एनाबेले उसे खींच कर ले गई। एनाबेले ने कैथरीन को अपने हाथों से पकड़कर वेल्चर्स हाउस से बाहर ले गई। एनाबेले कैथरीन की उन दोस्तों में से एक थी जिसकी शादी एस्टेट के एक रईस आदमी से हुई थी जो अब एक वैम्पायर था। क्या जल्दी है? तुम बहुत जल्दी में लग रही हो, कैटी ने अपने दोस्त की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि एनाबेले कुछ ढूंढ रही थी, शायद किसी इंसान को। किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना के इस जगह पर आया था और अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी से मिलता है तो ये समस्या हो सकती है। एनाबेले ने जल्दबाजी में कहा, तुमने अपने पति को नहीं बताया कि तुम यहाँ आई हो? कैटी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। रुको, क्या किसी को पता है? एनाबेले की शादी वैम्पायर डोनोवन के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि उसका परिवार सबसे गरीब था। उनके पास कोई चारा नहीं, इसलिए उन्हें उस व्यवस्था के साथ जाना पड़ा जब वो महान आदमी आया और उसने शादी के लिए कहा। वैम्पायर डोनोवन एक खुरदुरा दिखने वाला डरावना आदमी था जिसकी आवाज बड़ी रूखी थी, लेकिन एनाबेले ने बाद में दावा किया था कि वो एक सभ्य और प्यार करने वाला पति था। हालांकि वैम्पायर और मनुष्य एक साथ रहते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वे हर जगह समान रूप से मौजूद थे। साम्राज्य में कुछ ऐसे भी वैम्पायर थे जो मनुष्यों को पसंद नहीं करते थे और कुछ मनुष्य ऐसे थे जो वैम्पायर को पसंद नहीं करते थे। एनाबेले का पति उनमें से एक नहीं था, वो हमेशा एनाबेले का भला ही सोचता था। इस डर से कि इंसान उससे बदला लेने के लिए उसकी प्यारी पत्नी को चोट पहुंचा सकते हैं, डोनोवन एनाबेली को इंसानों से दूर रखता था। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। एनाबेले ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, मुझे कैटी के साथ कुछ अकेला वक्त की जरूरत है। मुझे बचाने के लिए कोई भूरी चमड़ी वाला आदमी कीड़ों की तरह हमारे पीछे नहीं मंडराए। मैंने डोनोवन को एक पत्र में सब लिखा है और उसके डेस्क पर रख दिया है ताकि वो मेरी बात समझ सके। तो वो क्या जरूरी बात है? कैटी ने हरी घास पर बैठते हुए पूछा। तुम जानती हो कि हर सर्दियों में मुख्य हवेली में कैसा उत्सव होता है जो हम देखना चाहते थे? एनाबेले ने पास के पेड़ को घूरते हुए पूछा। हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि आमंत्रित नहीं हैं, कैटी ने कहा। हाँ, वही वाला आयोजन, एनाबेले ने अपनी आंखें को छोटा करके जवाब दिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, जैसा कि मैं एक महान व्यक्ति की पत्नी हूँ, मुझे आमंत्रित किया गया है और अच्छी खबर यह है कि डोनोवन के चचेरे भाई को विंटर के जश्न में जाने के लिए एक साथी की आवश्यकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों न तुम उसकी साथी बन जाओ, एक्सप्रेशन देते हुए एनाबेले ने कहा। ये आइडिया दिलचस्प है, एना, लेकिन मैं नहीं जा सकती। कैटी छोटे से फूल के साथ खेल रही थी और उसने बहुत सोच समझकर जवाब दिया, जिससे एनाबेले गुस्सा हो गई। तुम्हें याद है कि मुझे अभी पुस्तकालय की सफाई भी करनी है? अगर मैं कहूं कि जश्न पर लॉर्ड वलेरिन भी आएंगे? इस बात को सुनकर कैटी के हाथ से फूल फिसलकर नीचे गिर गया। एक साल पहले स्थानीय समाचार पत्र में एक आदमी की फोटो देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी कैटी, जिसका शीर्षक था द लॉर्ड ऑफ वेलेरियन। वो शैतान की तरह सुंदर था। ये नहीं कि वो एक शैतान से मिली थी, लेकिन अपने शहर के लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना था। कैटी की यादें ताजा नहीं थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लॉर्ड ऑफ वेलेरियन को भूल गई थी। वो जानती थी कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। कैटी की चुप्पी को देखते हुए एनाबेले ने कहा, गाड़ी तुम्हें लेने के लिए 6 बजे यहाँ आएगी। और कैटी को गले लगाया। अगर मैं हवेली में रहने के दौरान डोनोवन के चचेरे भाई को लॉर्ड की खोज करने को कहूं तो क्या ये असभ्य होगा? कैटी ने चिंतित होकर एनाबेले से पूछा और उसने अपना हाथ हिलाया। इस बारे में चिंता न करें, तो भी कुछ सरकारी काम के लिए वहां जाएगा और वो सब देख लेगा। एनाबेले ने अपनी पोशाक को धूल से साफ करते हुए जवाब दिया।
जाने से पहले एनाबेले ने विंटर सेलिब्रेशन का निमंत्रण कार्ड कैटी को दिया, क्योंकि जिसके पास कार्ड था उसे ही अंदर आमंत्रित किया जाएगा। 5:30 हुए थे। कैटी अपनी चाची से बाल बनवा रही थी। कैटी के बाल हल्के कर्ल है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सीधे बाल रखने के विपरीत कर्ल बालों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कैटी को ईर्ष्या होती थी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, अब तुम शांत हो जाओ। चाची ने कैटी की शिकायत पर असहमति दिखाई। क्या तुम सच में आज रात को समारोह में जाना चाहती हो? वहां कई तरह के लोग होंगे। ओह डियर माँ, कैटी हवेली में ठीक रहेगी, राल्फ ने जवाब दिया, जो अपनी पतलून की जेब में अपने हाथों से डालकर चल रहा था। राल्फ मिस्टर वेल्चर की तुलना में लंबा हो गया था, 6 फीट होने में 2 इंच ही कम थे। वो अपने भूरे बालों में कंघी करके घर से बाहर निकला था और अब अपनी माँ को व्याकुल कर रहा था, जिससे उसकी माँ आहें भरने लगी। राल्फ की माँ जानना भी नहीं चाहती थी कि वो क्या कर रहा है। चिंता मत करो चाची, मैं मुख्य हवेली में पहुंचने के बाद एनाबेले से मिलूंगी और अपने परिचितों और एनाबेले के साथ रहूंगी। कैटी ने अपनी चाची को देखते हुए भरोसा दिलाया, जिस पर उसकी चाची ने अपना सिर हिलाया। ठीक है डियर, तुम्हारे बाल बन गए हैं, उसकी चाची ने ड्रेसर टेबल पर बालों के ब्रश रखते हुए कहा। उसके घुंघराले लहराते बाल से एक ढीला जुड़ा बना दिया था, जिससे वो सुंदर लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके बालों में से एक बाल उसके सिर से खींच रहा था। कैटी उसे छूती है ताकि को झड़ जाए। तुम अपने बालों को बिगाड़ दोगी अगर बार बार इन्हें छूओगी। अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, तुम अपनी शाम के जश्न का आनंद लो, उसकी चाची ने कमरे से बाहर जाने से पहले कहा और चिल्लाई। राल्फ, क्या तुम मुझे लकड़ी का लट्ठा लाकर दोगे? सारी लकड़ी जंगल में खत्म हो जाएगी और मुझे रात के लिए इसकी आवश्यकता है। जरूर माँ, राल्फ ने जवाब दिया और फिर कैटी से पूछा, क्या तुम उत्साहित हो विंटर सेलिब्रेशन के लिए? ऐसा नहीं है, तुम उसे देखने जा रही हो मेरी प्यारी बहन, राल्फ ने कैटी से पूछा, जिसने सिक्कों से भरे जार को बाहर निकाला जो उसने बचाकर रखे थे। वेल्चर को वैम्पायर पसंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने उनके एक परिवार को मार दिया था। राल्फ वहां चल रही राजनीतिक स्थितियों को जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कैटी वहां नहीं जाए। उसी समय जब कैटी ने लॉर्ड के बारे कुछ सुना तो उसकी आंखों में राल्फ ने वही प्यार देखा जो बचपन में था। ऐसा नहीं, आप तो जानते ही हैं मेरा मतलब बस। कैटी ने बोलना शुरू किया, लेकिन राल्फ ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं समझ गया, बस तुम थोड़ा सावधान और सुरक्षित रहना। जब राल्फ ने कैटी से कहा, उससे पहले उसकी चाची जल्दबाजी में कमरे में आए। गाड़ी पहले से ही आ गई है, देखो मैं क्या लेकर आई हूं। चाची ने अपने हाथ में एक गहरा लाल गुलाब जो आधा खिला हुआ था दिखाते हुए कहा। उसने कैटी के बगल में खड़े होकर गुलाब का फूल उसके जुड़े में लगा दिया। जिस गाड़ी में कैटी बैठी थी, जब वो वहां से चली गई, मिसेज वेल्चर ने अपने बेटे राल्फ की ओर मुड़कर पूछा, हनी, क्या लकड़ी के टुकड़े हमारे घर अपने आप चलकर आने वाले हैं? नहीं, उन्हें चलकर आने में 1 घंटे का समय लग सकता है। चिंता मत करो, मैं जाता हूं और उन्हें यहां लाने में मदद करता हूं, राल्फ ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया। कृपया कुछ करो, राल्फ की मां ने जवाब दिया और उसके माथे पर एक चिंतित भाव आया जैसे ही उसने गाड़ी को जाते हुए देखा। अपनी मां को गाड़ी की ओर देखते हुए राल्फ ने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा। कैटी वहां बिल्कुल ठीक रहेगी, छोटी बच्ची नहीं है अब कैटी। एक चिंता करने वाली बात है, मिसेस वेल्चर खुद से बड़बड़ाई, जिस पर राल्फ ने प्रश्न भरी नजरों से अपनी मां को देखा और उसकी मां ने अपना सिर हिलाते हुए राल्फ को लकड़ी लाने को कहा।